देखो फिनोल कंप्लीट हो चुका था अपना। अब देखो इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे ईथर और इपॉक्साइड। देखो इस यूनिट जो चल रही है उसका अल्कोहल मतलब 4 टॉपिक हैं आप लोगों के इस यूनिट में, 4 चैप्टर हैं। अल्कोहल, फिनोल, ईथर, इपॉक्साइड। जो अल्कोहल कंप्लीट हो चुका है, फिनोल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और ईथर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ना, वो चीज़ भी ध्यान रखना। है ना, ईथर एंड इपॉक्साइड। मैंने कहा आप लोगों को कि ईथर में लगभग मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। कहाँ बताई हूँ? अल्कोहल में, है ना। अल्कोहल में मैंने आप लोगों को ये चीज़ सिखाई है कि किस तरीके से करते हैं। अब देखो अपन नॉर्मली ईथर की बात करें, है ना, देख लेते हैं एक बार कि और जो छूट गया है आप लोगों के वो आप लोग कवर कर लो उससे जो भी है ना। देखो इसमें क्या होता है कि अपन जो ईथर पढ़ते हैं इसमें क्या होते हैं, ये बाइनरी ऑक्सीजन परमाणु जो होता है, ठीक है। अगर बाइनरी क्या सॉरी बाईवैलेंट ऑक्सीजन परमाणु जो होता है ना, ऑक्सीजन एटम जो होता है, अगर उसके दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हो, है ना, तो वो क्या कहलाता है? ईथर कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? ईथर कहलाता है। देखो ईथर की बात करें अपन, ईथर, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या कहा? बाईवैलेंट ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? ईथर कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? ईथर कहलाते हैं। क्लियर? क्या मस्ट कंडीशन क्या है कि दोनों तरफ मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। समझ में? ईथर के साथ साथ इन्हें क्या कहते हैं? एल्कोक्सी एल्केन। क्या कहते हैं? एल्कोक्सी एल्केन। इनका जो फॉर्मूला होता है वो नॉर्मली क्या होता है? इस तरीके से होता है। ये या तो इस तरीके से हो सकते हैं या फिर ये इस तरीके से हो सकते हैं, है ना। ये दोनों में से किसी भी तरीके से हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ऊपर वाला सिमेट्रिक है ना, नीचे वाला एसिमेट्रिक है, क्योंकि आर ग्रुप में मैंने आर डैश लिया ना, एक आर लिया और एक आर डैश लिया। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है? ठीक है। तो इस सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक ईथर कहलाते हैं। क्लियर? क्या मैंने क्या कहा? ईथर को अपन क्या कहते हैं? एल्कोक्सी एल्केन भी कहते हैं, ठीक है। समझ में मेरी बात? इन्हें या तो कहेंगे सिमेट्रिक या समान ईथर, है ना। इन्हें क्या कहेंगे? मिश्रित ईथर, ठीक है। दोनों का मिक्सचर अगर हो तो क्या कहेंगे? मिक्स ईथर। क्लियर? अब आती है इनके नाम की बात, यह आती है इनके किसकी बात? इन ग्रुप का नाम अपन, ये ग्रुप है सॉरी आर एल्काइल ग्रुप के। तो मैंने ये कहा आप लोगों को, ये कैसे ईथर होते हैं? कॉमन ईथर। ये कैसे ईथर होते हैं? मिक्स्ड ईथर। क्लियर? On the basis of presence of alkyl group. Ether classified under 2 types. One is common ether and another is mixed ether. ठीक है? In mixed ether we will consider the 2 different type of alkyl group, and in the common ether we will consider the same type of alkyl group. बात क्लियर? ये भी ठीक है, समझ में? अब देखो ये R जो ग्रुप हैं ये क्या क्या हो सकते हैं? ये जैसे होंगे वैसे ही क्या होएगा? इनका नाम लिखेंगे अपन, है ना।
कहा ना आप लोगों को, ये जैसे होंगे वैसे ही क्या लिखेंगे, इनका नाम लिखेंगे। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? ठीक है, नाम लिखने से क्या मतलब है, देखना ज़रा। जैसे मैं लिख दूँ, मैंने लिखा CH3, अभी मैं कॉमन ईथर लिख रही हूँ CH3, तो इसका नाम क्या लिखेंगे अपन, डाई मिथाइल ईथर, है ना, क्लियर। या क्या लिखेंगे, मिथोक्सी मेथेन, है ना, या क्या बोलेंगे, मिथोक्सी मेथेन। बात समझ में आई? ऐसे में लिखो CH3 CH2O CH2 CH3, इसे क्या बोलूँ, डाई इथाइल ईथर या इथोक्सी इथेन। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, क्लियर। ये तो क्या हो गया, सिमेट्रिक या कॉमन ईथर। अगर बात करें, मैं लिखूँ CH3O CH2 CH3, इसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं ना, तो क्या बोलूँ इसे, इथाइल मिथाइल ईथर। एक तो नाम क्या होगा इसका, इथाइल मिथाइल ईथर, है ना। एक तो नाम क्या हो गया इसका, इथाइल मिथाइल ईथर। एक नाम क्या हो गया, मिथोक्सी एथेन। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? एक और नाम क्या हो गया, मिथोक्सी एथेन। क्लियर ये चीज़? ठीक है, इस तरीके से इनका नाम लिखा जाता है। क्लियर ये बात भी समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखो, नॉर्मली ये क्या हो गई इनकी IUPAC नोमेनक्लेचर। ये क्या है, IUPAC नोमेनक्लेचर। ये जो लिख रही हूँ ना मैं, ये क्या कहलाती है, इसके IUPAC नोमेनक्लेचर कहलाती है। ठीक है, अब जैसे कोई मैं लिख दूँ इस तरीके से, CH3 CH2 CH2O CH2 CH3, है ना, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल प्रोपाइल ईथर। ठीक है, या फिर इसका नाम क्या होगा, IUPAC नेम अगर लिखो तो मैं इथोक्सी प्रोपेन। IUPAC नाम क्या आ जाएगा, इथोक्सी प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो सकते हैं, ये तो एसाइक्लिक हुए, है ना, एसाइक्लिक है ना, साइक्लिक भी हो सकते हैं ये। ठीक है, साइक्लिक का मतलब दोनों जो कार्बन श्रृंखला वाले कार्बन हैं, सिरे वाले टर्मिनल कार्बन अगर वो जुड़ जाए, ठीक है, टर्मिनल कार्बन अगर जुड़ जाए तो टर्मिनल कार्बन किसका निर्माण करेंगे, साइक्लिक ईथर का। ठीक है, देखो इधर, जैसे मैं लिखूँ ये, मैं लिखूँ ये, मैं लिखूँ ये, समझ में आ रही है आप लोगों को बात है? ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, 3 मेंबर्ड को इथाइल ऑक्साइड, है ना, या ऑक्सीरेन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीरेन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीटेन। समझ में आ रही है? इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीटेन। ठीक है, और 5 मेंबर्ड को क्या कहते हैं, ऑक्सोलेन। और इसे क्या कहते हैं, ऑक्सोलेन। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या कहलाते हैं, साइक्लिक ईथर कहलाते हैं। और बताओ, ये तो इपॉक्साइड है, अपन इसे ही तो पढ़ते हैं इपॉक्साइड रिंग में। 3 मेंबर्ड इपॉक्साइड रिंग, 4 मेंबर्ड इपॉक्साइड रिंग, 5 मेंबर्ड इपॉक्साइड रिंग। क्लियर क्या? बताओ, जो 5 मेंबर्ड वो ऑक्सोलेन है उसे क्या कहते हैं, और टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, वही है ना ये। समझ में मेरी बात? ठीक है, क्लियर ये चीज़? हो सकता है एक से ज़्यादा इसमें
ईथर ग्रुप प्रेजेंट हो, ऐसा हो सकता है ना, जैसे ये ऐसा हो, ये ऐसा हो, ठीक है। मतलब इसका नाम क्या लिखेंगे, डाई मिथोक्सी एथेन, है ना। अब सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन चेन यही है, तो ये कर दो, तो क्या लिख दो 1,2 डाईमिथोक्सी एथेन। बात समझ में आ रही है कि ये भी ठीक है। इस तरीके से अपन करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, अब ये एसाइक्लिक हो सकते हैं, तो ये साइक्लिक भी तो हो सकते हैं ना। एसाइक्लिक का एक और एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूँ CH3 CH2O CH2 OCH3, ठीक है। तो इसका नाम क्या लिखूँगी 1-मिथोक्सी, सॉरी 1-इथोक्सी 2-मिथोक्सी एथेन, या क्या बोलेंगे इथोक्सी, मतलब पोजीशन के साथ ही लिख दिया ना। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात। पोजीशन का मतलब है कौन कौन से पोजीशन पर है, क्लियर ये वाली बात भी, ठीक है। अब देखो साइक्लिक लिखूँ, तो ये लिख दिया मैंने 3 मेंबर 4 मेंबर रिंग तो लेस स्टेबल होती है ना, ये लिख दिया। इसे क्या कहते हैं 1,4-डाईओक्सेन। बात समझ में, इसको क्या कहते हैं अपन 1,4-डाईओक्सेन। तो ये नॉर्मली क्या था इनका जनरल इंट्रोडक्शन, किसका ईथर का। अपन नाम किस कैसे लिखते हैं, कैसे पाए जाते हैं, ये किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर किस तरीके से लिखते हैं। इतनी बात क्लियर, ठीक है। इस तरीके से लिखना था। नेक्स्ट देखो, वन फोर डाईऑक्सीजन बनाना बता रखा है ना आप लोगों को। ऐसे ही ये डाईमिथाइल ईथर, डाईथाइल ईथर, ये सब भी बनाना बता रखा है ना। इथोक्सी मिथोक्सी सब बनाना बता रखा है आप लोगों को। नेक्स्ट देखो, देखो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। देखो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ ईथर, ठीक है। समझ में मेरी बात है। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे अपन इनकी जो बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, वो किसके आधार पे देते हैं नॉर्मली, वाटर के मॉलिक्यूल के आधार पर और मिथेनॉल के आधार पर, ठीक है। मैंने क्या कहा, जो अपन इनकी स्ट्रक्चर की या बॉन्डिंग एक्सप्लेनेशन देते हैं, ठीक है, वो किसके आधार पे देते हैं, H2 के मॉलिक्यूल के आधार पे देते हैं और मिथेनॉल के मॉलिक्यूल के आधार पे देते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। अब देखो H2 में जो बॉन्ड एंगल होता है वो ऑलमोस्ट 104 डिग्री होता है ना। जो मिथेनॉल में होता है वो 108 डिग्री होता है, ठीक है। देखो इन दोनों की कंपैरिजन के आधार पर ही इनकी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग की एक्सप्लेनेशन की जाती है, ठीक है, ठीक है। देखना तो देखो बेस क्या है उसका, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ H2 एंड मिथेनॉल
H2O के आधार पर और मिथेनॉल के आधार पर। समझ में मेरी बात? देखो ये लिखूँ सब। नेक्स्ट देखो जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन एटम वो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। सभी में है ना, चाहो तो मैं H2O के ऑक्सीजन की बात करूँ, चाहो तो मैं मिथेनॉल के ऑक्सीजन की बात करूँ, और चाहो तो मैं ईथर, कोई भी ईथर हो उसकी ऑक्सीजन की बात करूँ, सब के सब क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक है, अगर sp3 हाइब्रिडाइज होंगे तो वी शेप के होंगे, है ना, क्योंकि दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? देखो इधर जैसे मैंने लिखा ये है ना, इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ। ये बॉन्ड एंगल अपन जानते हैं कितना होता है, 104 डिग्री होता है लगभग। अगर इसके एक हाइड्रोजन को हटा के मैं CH3 जोड़ दूँ तो ये 108 डिग्री का हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे मैं 2 CH3 जोड़ दूँ तो ये लगभग 110 डिग्री, 111 डिग्री ऐसे कुछ होता है ना, तो ये इतना हो जाएगा। समझ में आ रही है? अब अगर मैं यहाँ पे ये जोड़ दूँ, तीनों हाइड्रोजनों को रिप्लेस कर दूँ और 3 एल्काइल ग्रुप लगा दूँ, समझ में आ रही? तो इसका मान लगभग कितना हो जाता है, 130 132 के बराबर से हो जाता है। समझ रहे हो? ठीक है। अब देखो बॉन्ड एंगल क्यों बढ़ा, मुझे एक बात बताओ, अगर बॉन्ड एंगल है ना, बॉन्ड एंगल बढ़े, क्लियर क्या, तो इसका मतलब है परसेंट एस करेक्टर, परसेंट एस करेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। देखो मैंने क्या कहा, अगर बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो परसेंट एस करेक्टर भी बढ़ेगा। क्लियर? ऐसा क्यों? बिकॉज वो परसेंट एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। अब अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज है तो मुझे एक बात बताओ, उसका मतलब तो हुआ 25% एस करेक्टर, है ना। इसका मतलब तो यही हुआ ना, 25% एस करेक्टर। क्लियर ये चीज़? लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 25 से तो बोल दो, यहाँ पे मैं कहूँ कि नॉर्मली क्या है 33% एस करेक्टर से भी ज़्यादा है, लगभग हाइब्रिडाइजेशन sp2 की तरफ जा रहा है ये, है ना। sp2 से भी ज़्यादा ही मानो परसेंट एस करेक्टर, जिसमें 33, मतलब यहाँ पे लगभग कितना होता है, उसके बराबर सा 33% एस करेक्टर होता है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? ठीक है, 120 था, 132 से 130 के बराबर होता है, तो 40% परसेंट एस करेक्टर होगा लगभग, सॉरी क्या 33 नहीं 40% तक। समझ में आ रही? मतलब हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से कहाँ तक की तरफ प्रोसीड हो रहा है, sp3 से sp2 की तरफ। ऐसा हो क्यों रहा है वो चीज़ देखो। मुझे एक बात बताओ, आप लोग ये सब जानते हो कोई भी प्रोसेस अगर होते हैं तो वो स्टेबिलिटी के लिए होते हैं, है ना। और स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, किसी भी तरीके से वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल अपनी कम करना चाहता है। पोटेंशियल एनर्जी अगर कम हो जाए तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? पहली बात ये। दूसरी बात समझना, देखो पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से कम हो, बढ़ती कैसे हैं, तो उन कारणों को कम कर दो तो कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये बात भी क्लियर क्या? ठीक है। अब देखो 104, 108, 110 और 113 बॉन्ड एंगल ये हैं, सब में ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज है, फिर भी ऐसा है क्योंकि इधर देखो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं H2O की बात करूं, है ना, अगर मैं H2O की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है दो HOH है, ठीक है। रिपल्शन किस किस के बीच में होगा, दो हाइड्रोजनों के बीच में होगा। यहाँ पे बात करूँ तो रिपल्शन किस किस के बीच में है, H और CH3 के बीच में है। बताओ मुझे CH3 इज अ मोर बल्की ग्रुप एज कम्पेयर टू H, है ना।
क्या कहा, CH3 इज अ मोर बल्की ग्रुप देन द H, ठीक है, क्लियर। सो इन द मीथेनॉल मोर रिपल्शन इज क्रिएट एज कंपेयर टू H2O, ठीक है। H2O में रिपल्शन किन किन के बीच में है, 2 हाइड्रोजन एटम्स के बीच में, और मीथेनॉल में रिपल्शन किन के बीच में है, 1 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल ग्रुप के बीच में, ठीक है। ऐसे अपन देखें डाइथाइल ईथर है, उसमें रिपल्शन किन किन के बीच में है, 2 मिथाइल ग्रुप के बीच में है, समझ रहे हो। इधर रिपल्शन किन के बीच में, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप एक बहुत बड़ा बल्की ग्रुप होता है, ठीक है, जिसमें जो ब्रांचेस जुड़ी होती हैं एल्काइल ग्रुप की कार्बन से, वो क्या करती हैं, एक दूसरे को रिपेल करती हैं, समझ में आ रही है। रिपेल करेगी तो नॉर्मली क्या होंगी, एक दूसरे से दूर हट जाएंगे। तो बताओ अपन इसी चीज़ की तो बात करें, अगर ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही एक दूसरे से दूर हो जाए तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला डिस्टेंस तो बढ़ेगा, मतलब ये वाला बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिपल्शन है इन बिटवीन टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। सो बॉन्ड एंगल इज 130, क्लियर। इधर देखो इन द डाई मिथाइल ईथर, दोनों मिथाइल मिथाइल ग्रुप के बीच में रिपल्शन है, जो कि टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप की रिपल्शन से कम है, तो रिपेल नहीं हो पाएंगे, इसलिए बॉन्ड एंगल भी कितना रह जाएगा, 110 रह जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं बात करूँ मीथेनॉल की, यहाँ पे तो H है, H तो बहुत छोटा सा ग्रुप है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात। तो यहाँ पे तो मैं ये कहूँ कि नॉर्मली क्या रिपल्शन किस किस के बीच में है, एक H के बीच में है और CH3 के बीच में है, ठीक है। तो 108 हुआ, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रिपल्शन ही नहीं है, समझ में आई क्या मेरी बात, ठीक है, क्लियर ये वाली चीज़ है, ठीक है। देखो एक बात ध्यान रखना, यहाँ बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन नहीं है, यहाँ पे बल्कि एल्काइल ग्रुप है, या मैं कहूँ ऑक्सीजन से जो सब सिक्वेंट जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है और टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके बीच में रिपल्शन है। तो जैसे जैसे रिपल्शन बढ़ता जाएगा, ये जो बल्कि ग्रुप हैं जो जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की जो बाईवैलेंट वैलेंसी है वो एक दूसरे से क्या होती जाएगी, रिपेल होती जाएगी। सो वी कैन से दैट द बॉन्ड एंगल इन बिटवीन दिस ग्रुप इज इंक्रीज व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट। बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। इस तरीके से यह क्या हो गई, इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई, ठीक है। आप लोगों से पूछे ये किस तरीके से होता है, किस कारण से होता है, तब आप लोग इसे एक्सप्लेन कर सको, समझे, ठीक है। अब इनमें से कोई भी 2 एग्जाम्पल ले लिए, कोई 1 एग्जाम्पल ले लिया या चारों एग्जाम्पल ले लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समझ में आया आपको, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। दूसरी चीज़ एक और देखो, मुझे एक बात बताओ, इधर से इधर जब अपन मूव करते हैं, है ना, यहाँ अपन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन कार्बन बॉन्डिंग की बात करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन जो यहाँ पे तो दोनों ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है वो सेम टाइप की होगी, लेकिन अगर यहाँ वाले की बात करें तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ऐसे उसमें बात करें, ठीक है, तो भी बड़ी होती जाएगी, और उसकी बात करें तो समझ में ही मेरी बात, इस तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन देनी थी, क्लियर। ये क्या हो गई इनकी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन ईथर, या स्ट्रक्चर बॉन्डिंग ऑफ ईथर, बात क्लियर। अब देखो मेथड ऑफ सिंथेसिस, ठीक है। मेथड ऑफ सिंथेसिस में अपन क्या करते हैं नॉर्मली कि एल्कोहल है, सबसे पहले ये आप लोगों को बता रखा है ना, याद दिला देती हूँ। देखो क्या होता है, एल्कोहल होता है, नॉर्मली अपन एल्कोहल लेते हैं, है ना। अब एल्कोहल को अगर एल्कोहल को कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में देखो फॉर्मेशन ऑफ ईथर, इसमें क्या करते हैं कि जैसे मैंने अब आप लोगों को कहा कि अपन क्या करते हैं
एल्कोहल से भी क्या करते हैं, ईथर की फॉर्मेशन करते हैं। समझ रहे आप लोग, एल्कोहल से ईथर की फॉर्मेशन करते हैं ना, ठीक है। अब उसमें क्या करते हैं कि एल्कोहल लिया जाता है, उसकी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, 2 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और क्या करते हैं, ईथर का निर्माण करते हैं। एल्कोहल कंसनट्रेट H2SO4 क्या बनता है, ईथर बनता है ना, ईथर। क्लियर ये वाली चीज़, ठीक है। अब देखो आप लोगों को एक चीज़ बता रखी है, जैसे नॉर्मल रिएक्शन भी किस तरीके की होती है वो देखो इधर। H2SO4, ठीक है। देखो ये ऐसे, ये बन गया क्या, ईथर, है ना। इस तरीके से ईथर का निर्माण होता है। अब ये जो बना है, ठीक है, ईथर जो बना है, इस ईथर के बनने की जो मैकेनिज्म होती है ना, मैकेनिज्म देखो SN1 टाइप मैकेनिज्म होती शो कर सकते हैं ये, और ये SN2 टाइप मैकेनिज्म शो कर सकते हैं, ठीक है। SN1 टाइप मैकेनिज्म कब हो और SN2 टाइप मैकेनिज्म कब हो और किस तरीके से हो, वो वाली चीज़ है। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। देखो होता क्या है कि नॉर्मली अपन क्या करते हैं कि जो ईथर की फॉर्मेशन है ना, वो जैसे मैंने कहा SN1 और SN2 टाइप की मैकेनिज्म हो सकती है, ठीक है। क्लियर, दोनों ही मैकेनिज्म से क्या हो सकते हैं, ईथर बन सकता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो क्या होता है कि जैसे अपन इसमें 2 मॉलिक्यूल लेते हैं एल्कोहल के, है ना, एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल लिए और एसिडिक मीडिया लेते हैं। एसिडिक मीडिया बोले तो जैसे क्या लिख रखा है, कंसनट्रेट H2SO4 लिख रखा है, ठीक है। वो रिएक्शन करेगा, इसका मतलब क्या है, वो प्रोटॉन देगा। दैट्स मीन H2SO4 इज बिहेव एज ए प्रोटॉन डोनर। एल्कोहल उसे एक्सेप्ट करेगा और H2 प्लस बेस्ट लिविंग ग्रुप का निर्माण करेगा, ठीक है। बेस्ट लिविंग ग्रुप का निर्माण करा, दूसरे अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। समझ में आ रही है मेरी बात, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, किसका निर्माण होगा, एल्कोहल का निर्माण होगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। जो SN2 मैकेनिज्म होती है, ठीक है, उसका फर्स्ट जो स्टेप होता है वो फास्ट स्टेप होता है, और जो उसका सेकंड स्टेप होता है, मतलब सेकंड स्टेप तो कुछ होता ही नहीं है ना, फिर भी अपन बोलते हैं जो इसका सेकंड स्टेप होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे होता है। समझ में आ रही है। फर्स्ट स्टेप कौन सा कंसिडर करते हैं अपन इसमें, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, प्रोटोनेशन हुआ। उसके बाद में प्रोटोनेटेड एल्कोहल पे क्या होता है, दूसरे एल्कोहल मॉलिक्यूल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड SN2 mechanism, that means bimolecular nucleophilic substitution reaction, because in the RDS and slow step the 2 molecule of alcohol are participate, that means one is protonated alcohol and another is normal alcohol। बात क्लियर क्या, ठीक है। देन वी विल गेट ईथर, ठीक है। ये जो ईथर बनते हैं, ठीक है, वो सेम टाइप के हो सकते हैं, मतलब कॉमन ईथर हो सकते हैं और मिक्स्ड ईथर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। दूसरी चीज़ जो SN1 मैकेनिज्म होती है ना, SN1 मैकेनिज्म में भी पहला जो प्रोटोनेशन होएगा वो फास्ट होता है, ठीक है। फिर बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप होती है जो कि स्लो स्टेप होती है। फिर क्या होता है, दूसरे मॉलिक्यूल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है ना, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक से फिर क्या बनता है, ईथर बनता है, ठीक है। वो बाद की बात है कि एसिडिक मीडिया है तो उसका प्रोटोनेशन भी वापस से होगा, ठीक है। क्लियर ये चीज़, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। अब बात आई, वी नो दैट इन द SN1 मैकेनिज्म इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, ठीक है, एंड इन द SN2 मैकेनिज्म intermediate transition state is formed, most stable carbocation and most stable transition state। Clear?
ठीक है। दूसरी चीज़, when here intermediate carbocation is formed, then we always suggest that the more stable carbocation, ठीक है, अपन हमेशा यही चाहेंगे ना कि more stable carbocation बने। So for the SN1 mechanism we will always consider the 3 degree alcohol, ठीक है। And in SN2 mechanism more stable transition state is formed as a intermediate, ठीक है। So in the most stable transition state the steric hindrance in the bulky alkyl group is should be very less, ठीक है। क्लियर ये चीज़ भी। इसके लिए अपन क्या करेंगे, 1 degree 2 degree alcohol is used instead of 3 degree alcohol. So we will say that in SN1 mechanism 3 degree alcohol is more reactive than the 2 degree alcohol, and 2 degree alcohol is more reactive than the 1 degree alcohol. And in the SN2 mechanism we will say that 1 degree alcohol is more reactive than the 2 degree alcohol, and 2 degree alcohol is more reactive than the 3 degree alcohol. बात क्लियर ना इतनी, ठीक है। देखो मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, वही चीज़ बोल रही हूँ जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो, आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। सिर्फ मेरा तो ये है कि मैं उसे रिपीट कर रही हूँ, समझ में आ रही है, और आप लोगों का भी रिवीजन हो रहा है, समझे ये वाली चीज़, ठीक है। क्लियर ना। यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री इज ग्रेटर दैन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज ग्रेटर दैन 1 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, 1 डिग्री इज ग्रेटर दैन 2 डिग्री और 2 डिग्री इज ग्रेटर दैन 3 डिग्री। समझ में, सबसे ज़्यादा क्या होएगा 1 डिग्री का। क्लियर। देखो इधर लिख देती हूँ मैं, ठीक है। ये बात समझ में नहीं है क्या, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं SN1, फिर देख लेते हैं SN2। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर द SN1 mechanism। देखो पहले तो नॉर्मल रिएक्शन लिख देती हूँ, ठीक है। मतलब H2SO4 है ना, ठीक है। अब देखो स्टेप फर्स्ट, ये कैसा स्टेप होता है, फास्ट होता है, ठीक है।
because of this step SN1 mechanism follow first order kinetics. Because of the rate of the reaction या rate of SN1 mechanism only depend on the concentration of protonated alcohol. ठीक है, not other. नेक्स्ट स्टेप देखो, एक ही मॉलिक्यूल लिया था अभी तक तो, दूसरा मॉलिक्यूल ये अटैक करा। ये भी कैसा स्टेप होता है, फास्ट होता है। फास्ट क्यों होता है, आप लोग खुद सोच लें इस बात को देखें। ठीक है, ठीक, फास्ट होएगा, क्यों होएगा खुद सोचना। बात समझ में है क्या? ठीक है, इस तरीके से क्या बनेगा, अल्कोहल से ईथर, ईथर बनेगा वाया SN1 मैकेनिज्म। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, अब देखो ये साइड जो रिएक्शन होती है ना, वो आप लोग मतलब H2 निकला था, यहाँ से H+ निकला, उसके साथ जुड़ जाएगा और H3O+। ठीक है, ये साइड रिएक्शन मतलब साइड प्रोडक्ट है, इनको भी देख लेना। SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म में आप लोगों को रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया था। ठीक है, 1 इज़ ग्रेटर देन 2 इज़ ग्रेटर देन 3, समझ में ही? तो अपन 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन लिखो मैं, ठीक है, इसको इस तरीके से लिखूँ, और जो भी बने ये H3O+ है ना, इसको अब देखो ये स्टेप वाइज कैसे चलती है वो देखो। देखो स्टेप फर्स्ट, ठीक है, देखो ROH H+ ROH2+, that is from protonated alcohol। ठीक है, इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, स्टेप सेकेंड, अब देखो स्लो और RDS। ठीक है, दैट्स वाई SN1 mechanism is follow first order kinetics, because the rate of SN1 mechanism is only depend on
प्रोटोनेटेड एल्कोहल। क्लियर ये चीज़ भी। नेक्स्ट देखो, और इन दिस स्टेप देखो ना प्रोटोन SN2 पढ़ रहे हैं ना अपन, ठीक है। देखो इधर ये वाला स्टेप, सॉरी बाय मिस्टेक SN1 जैसा कर दिया मैंने, ऐसा होगा नहीं। देखो इधर मैं लिखूँ स्टेप सेकेंड, ये दूसरा मॉलिक्यूल प्लस ये OH2, ठीक है। ये फास्ट था, ये कैसा हो जाएगा स्लो, और ये RDS। दैट्स वाई SN1 मैकेनिज्म, सॉरी SN2 मैकेनिज्म फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स बिकॉज इट्स कंसंट्रेशन डिपेंड ऑन प्रोटोनेटेड एल्कोहल एंड नॉर्मल एल्कोहल, ठीक है। ये स्लो स्टेप होता है, ये RDS होता है। इस पे अटैक करा और ये बाहर, ठीक है। अटैक करा तो देखो क्या बना, ठीक है। कैसा होएगा ये स्लो और RDS होएगा SN2 मैकेनिज्म का, ठीक है। तो इसमें क्या होएगा, नॉर्मली अपन ये बोलते हैं, इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ से ये H+ रिमूव, मतलब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, स्टेप ये थर्ड, ठीक है। अब देखो उसमें जो ईथर अपना प्रोटोनेटेड ईथर बना है, ये देखना जरा, ये ऐसे, तो ये H+ गया। अब देखो सेकेंड स्टेप में क्या निकला था, H2, वो रिमूव होएगा, ठीक है। यहाँ पे H2 लिख दूँ और रिमूव होके क्या बनेगा, ये स्टेप कैसा होता है, फास्ट होता है, ठीक है। H3O+, क्लियर। ये क्या कहलाती है, SN2 मैकेनिज्म कहलाती है। इसको इस तरीके से प्रोसीड किया जाता है। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। समझ में आई क्या मेरी बात, ये क्या था, एल्कोहल से ईथर बनाने का प्रोसेस, और ये मैकेनिज्म दोनों लिखी आप लोगों के यहाँ पे, SN1 भी लिखी और SN2 भी लिखी है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि अगर एल्कोहल जो है ना, जैसा अभी अपन तो इसको किसके प्रेजेंस में हीट करवाते हैं, इसको कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करवा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अगर एल्कोहलों को, है ना, इनकी जो वेपर होती है, अगर उसको एल्यूमिना Al2O3 या P2O5, है ना, कुछ भी ले सकते हैं अपन, Al2O3 ले सकते हैं, P2O5 ले सकते हैं, एल्यूमिनियम फॉस्फेट ले सकते हैं। अगर इन कैटलिस्ट का उपयोग करा जाए तो इनकी प्रेजेंस में भी क्या होते हैं, ये कंडेंस होते हैं और कंडेंस होकर ईथर का निर्माण करते हैं। मे बी कॉमन ईथर और मे बी मिक्स्ड ईथर यहाँ पे बन सकते हैं। क्लियर क्या मेरी बात है, ठीक है। देखो नॉर्मली इस रिएक्शन में अपन ने क्या करा था, कंसनट्रेट H2SO4 यूज़ करा था। अभी जब मैंने बोला कि अपन एल्कोहल के अगर वाष्प को, सेम टाइप के एल्कोहल हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एल्कोहल हो सकते हैं, अगर उनके वाष्प को भी अगर क्या करा जाए, Al2O3 वगैरह की प्रेजेंस में अगर वो करा जाए, गर्म किया जाए या वाष्प से मिक्स किया जाए, तो भी क्या होता है, ईथर का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये क्या मेथड कंप्लीट हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। मेरी बात समझ में आई क्या। और SN2 और SN1 मैकेनिज्म में किस तरीके का डिफरेंस होता है, कैसे होता है, ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को बताई। क्लियर, ठीक है, कंप्लीट।